मांगनी, मैं हरिंदर सिंह जोधा, राजस्थान एसोसिएशन से। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें इतिहास के उन ताने बानों से और इतिहास के उन तारों के साथ जुड़ने का मौका मिलता है। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे साथ वो लोग हैं जिनको ईश्वर ने वो शक्ति दी है, जिनको ईश्वर ने वो ज्ञान दिया है, जो अपने इस ज्ञान के बलबूते पर जिन्होंने भारत में अपनी पताका फहराई है और जो विदेशों में भी जिनकी अपनी एक पहचान है। और वो पहचान है उनके ज्ञान के लिए, वो पहचान है उनके इतिहास की समझ के लिए, और वो पहचान है उस अच्छे सुलझे हुए इतिहास को भविष्य में कैसे उपयोग लिया जाए और राष्ट्रवाद की इस भावना को कैसे हम आगे लेकर जाएं, उसके लिए। आपके बहुत सारे परिचय हैं, आप इंडिया टुडे के बहुत बड़े सब एडिटर हैं, आप बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप बहुत अच्छे राइटर हैं, और इन सब से बेहतर आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ये आपका एक बहुत छोटा सा परिचय है, पर आप परिचय के मोहताज नहीं है। श्री उदय सिंह जी माहुरकर साहब, जो बेसिकली बिलोंग गुजरात से करते हैं, सोलंकी डायनेस्टी से, सोलंकी जो घराना है उनसे आपका ताल्लुक है, मराठा फैमिली से आपका ताल्लुक है, और लोगों में बहुत अच्छे से घुले मिले हैं। मैं आपका राजस्थान एसोसिएशन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। थैंक यू कम। माहुरकर साहब, आज का जो विषय है वो एक ऐसा विषय है जिसके बारे में देश और दुनिया में लोग जानते हैं, पर समझ उतनी डेवलप नहीं है। आज का विषय है छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज एक सामान्य राजा थे या भारत के सम्राट थे। ये एक ऐसा विषय है जो कई लोगों ने इस विषय पर सोचा नहीं, क्योंकि हमारा इतिहास को देखने का संकुचित दृष्टिकोण है, जहां सारी चीजें दिल्ली से शुरू होती है और दिल्ली में ही खत्म हो जाती हैं। तो इस विषय पर मैं चाहूंगा कि आज हमारी चर्चा हो। तो पहला प्रश्न है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो जीवन का शुरू का जो काल था, उस पर आप कुछ प्रकाश डालें। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज को एक अलग परिप्रेक्ष्य में हमें देखने की आवश्यकता है। जब वो महाराष्ट्र फलक पे आए, स्टेज पे आए, उस टाइम पे एक तरीके से मुगल साम्राज्य का जो डंका था पूरे भारत में था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, जब बादशाह थे, उस टाइम पे शिवाजी का जो राइज है वो स्टार्ट हुआ। आप देखिए कि कई इतिहासकार कहते हैं कि उस टाइम पे मुगलों को चैलेंज करना इतनी छोटी उम्र में, मतलब पहला उन्होंने मुगलों को चैलेंज किया जब उनकी उम्र थी मेरे ख्याल से 25 साल की थी, पहली बार जब उन्होंने चैलेंज किया मुगलों को, और अहमदनगर के पास में लड़ाई हुई थी उनकी। तो शिवाजी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें, देखिए हमारे यहाँ शूरवीरों की कमी नहीं थी। मध्यकाल के अंदर भी राजस्थान, आज का मध्य प्रदेश, रानी दुर्गावती जैसी वीरांगना, इन्होंने, मतलब शौर्य की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो स्ट्रेटेजी की थी, एक विजन की थी, और विजन शिवाजी ने प्रोवाइड की। शिवाजी ने पहला तो ये कहा कि हम डिफेंड नहीं करेंगे, हम अटैक करेंगे। हमारा पूरा जो मुसलमान आक्रमण कर आए, हमारा इतिहास पूरा डिफेंड करने का है। राजस्थान का बहुत बढ़िया इतिहास है, लेकिन ज्यादातर डिफेंड करने का है। आप राव मालदेव ऐसे 2-3 जनों को छोड़ दें तो डिफेंड करने का इतिहास है, ऑफेंसिव का इतिहास नहीं, जिसको बोलते हैं ना कि अटैक करने का इतिहास नहीं। शिवाजी ने हमें ये प्रेरणा दी कि अगर हमें स्वराज्य निर्माण करना है तो हमें अटैक की पोजीशन में आना पड़ेगा। जब सूरत एक बहुत बड़ा एक मुगल साम्राज्य का एक कोस्टल सिटी था, वहां से खूब व्यापार होता था। और जब सूरत का जायजा लेने के लिए उन्होंने अपने जासूस भैरजी नायक को भेजा, तो भैरजी नायक वहां पहुंचे, उन्हें देखा सूरत में क्या है क्या नहीं, कितने धनाढ्य लोग हैं, क्या वहां पे वेल्थ कितना है, इंग्लिश फैक्ट्रीज में कितना वेल्थ है, वो पूरी रिपोर्ट लेके जब शिवाजी के पास आए तो अभी भी तो उसको ख्याल नहीं था कि शिवाजी सूरत को अटैक करने का प्लान बना रहे। जब वो बोलता है कि महाराज ये तो सूरत तो कुबेर नगरी है,
तो शिवाजी बोलते हैं कि बस ये कुबेर नगरी को अपने को लूटना है। क्यों? कि जब तक हम इन पे अटैक नहीं करेंगे तब तक इनके हमले हमारे पे बंद नहीं होंगे। और दूसरा कि मुझे मेरे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी रखनी पड़ती है, तो आर्मी का जो खर्चा है वो दुश्मन देगा, मतलब मुगल साम्राज्य देगा। मुगल साम्राज्य। और उस टाइम पे वो बोलता है कि इतनी दूर जाएंगे अपन, मतलब पूना से उस टाइम पे हमारा जो एक मानसिकता ऐसी बन चुकी थी कि हम डिफेंसिव पोजीशन में ही थे। सूरत कोई इतना दूर नहीं इंदौर से, पूना से, लेकिन पूना के बाद राजगढ़ में किला था। शिवाजी उस टाइम पे शिवाजी राजगढ़ में थे, तो पूना से समझो ना एक 40 किलोमीटर आगे, ठीक है। तो वो बोलता है कि इतनी दूर जाएंगे अपन, तो शिवाजी कहते हैं कि ये तुर्क मध्य एशिया से आके यहाँ पे लूटते थे, यहाँ पे राज करते थे, हम 200 कोस नहीं जा सकते। तो शिवाजी ने हमको वो दृष्टि दी कि हम अब अटैक करेंगे। दूसरा उन्होंने जो किया, उन्होंने शिवाजी मेरे ख्याल से चाणक्य नीति के समय बड़े जिसको बोलते प्रैक्टिशनर थे मध्यकाल के अंदर। चाणक्य नीति जो है वो हम भूल चुके थे। चाणक्य नीति को पुनर्जीवित किया एक तरीके से शिवाजी ने। उन्होंने उन सारी चीजों को प्रैक्टिकली लागू किया अपने जिंदगी में कि उन्हें, जैसे कि राजपूत ये मानते थे कि हमको धोखा नहीं करना चाहिए, शिवाजी ये मानते थे नहीं, जो हमारे साथ धोखा करता है उसके हम धोखा करने का उनको पूरा हक है। समझ रहे इसका ये फर्क है कि उन्होंने ये कहा कि जो ये लोग अपनाते हम औरतों पे अत्याचार नहीं करेंगे, हम बच्चों पे अत्याचार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि शठे शाठ्यम समाचरेत, मतलब दुष्ट को दुष्ट की भाषा से ही समझाना चाहिए। बिल्कुल, ये मैसेज शिवाजी का मध्यकालीन का। और इसके लिए जदुनाथ सरकार नाम के बहुत बड़े इतिहासकार हो गए जिन्होंने शिवाजी की टीका भी काफी की है। पर अंत में उन्होंने लिखा है कि शिवाजी वाज द ग्रेटेस्ट कंस्ट्रक्टिव जीनियस ऑफ मिडिवल इंडिया। सही। एम्पायर फॉल, उनका एक मुहावरा है, एम्पायर्स फॉल, किंग्स कम एंड गो, बट द मेमोरी ऑफ ए किंग लाइक शिवाजी स्टेज फॉरएवर। बहुत बढ़िया। जदुनाथ, शायद कई लोगों को जदुनाथ सरकार का नाम पता नहीं है कि उन्होंने इतिहास की कितनी अच्छी किताबें लिखी हैं, कहाँ किन राज्यों के संरक्षण में रहकर और किन लोगों के साथ रहकर उन्होंने लिखा है। जिनको इतिहास में रुचि है उनको जदुनाथ सरकार को गूगल पर सर्च करके उनकी किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। बहुत बड़े इतिहासकार हो गए जी। शिवाजी पे कई टिप्पणियां उनकी ठीक भी नहीं है, मैं उनसे एग्री नहीं होता हूँ कई चीजों के ऊपर, लेकिन जदुनाथ सरकार ने शिवाजी को अंत में बहुत बड़ा उनको स्थान दिया है। उन्हें कहा है द ग्रेटेस्ट कंस्ट्रक्टिव जीनियस ऑफ मिडिवल इंडिया। उसने प्रूव कर दिया है कि द ट्री ऑफ हिंदुइज्म इज नॉट डेड। उसने दाखला दिया है अक्षय वट झाड़ का इलाहाबाद में, प्रयाग में, कि जहांगीर ने उसको कटवा दिया, उसमें मट्ठा डलवा दिया, ये खत्म हो जाए, अपने सरिये डलवा दिए उसके अंदर जलते हुए, लेकिन वो फिर से उठ के निकला। सही बात। इसी तरीके से शिवाजी ने प्रूव कर दिया है कि हिंदुइज्म का जो झाड़ है, जो पेड़ है, वो अभी मरा नहीं है। उसमें से सिर्फ जमादार क्लर्क नहीं, छत्रपति भी पैदा हो सकता है। सही बात, ऐसा होता है जी। ये था पहला। जो मैंने कुछ स्टोरी सुनी उनमें से एक ही स्टोरी थी, उस पर भी रोशनी फरमाए कि जयपुर के कच्छवाओं ने कैसे शिवाजी को मुगलों ने यहाँ से वापस महाराष्ट्र में भेजा। कैसे? जयपुर के कच्छवाओं ने किस तरह से शिवाजी की सहायता की और उन्हें वापस महाराष्ट्र में भेजा। हाँ, ऐसा था कि शिवाजी का डर इतना फैल चुका था, खास करके सूरत लूटने के बाद, और औरंगजेब के जो मामा थे शाइस्ता खान, उनके घर पे जाकर उन्हें अटैक करके उसकी 3 उंगलियां काट दी थी। उसके बाद भेड़ गया था कि औरंगजेब ने कहा कि मैं अच्छे मेरे जो सेनापति हैं, राजपूत, अफगान, मुगल, इनको भेजूंगा और शिवाजी को हराऊंगा। और मुख्य सेनापति बनाया मिर्जा राजे जयसिंह को। तो जयसिंह बहुत बड़ी आर्मी लेके पहुंचे और करीबन कैंपेन खोलने के बाद 2 महीने के अंदर ही शिवाजी को ख्याल आ गया कि मैं इतनी बड़ी आर्मी के सामने लड़ नहीं पाऊंगा। उस टाइम पे शिवाजी बार बार अपने वकील भेज रहे थे मिर्जा राजे जयसिंह के पास में कि भाई मैं आने को तैयार हूं, लेकिन मुझे गारंटी चाहिए कि मैं सेफ्टी में मुझे बख्श दिया जाएगा, मतलब मेरे से आप दगा नहीं करोगे, है ना। और साथ में शिवाजी की चाणक्य नीति थी। शिवाजी ने बाद में
ये धमकी भी डाल दी अंदर, एक डर भी डाल दिया कि अगर तुम मेरे से तय नहीं करोगे तो मैं बीजापुर से जाके मिल जाऊंगा। बीजापुर सल्तनत थी जो जो मुगल सल्तनत से लड़ती रहती थी, तो वो शिवा थे और ये थे सुन्नी, समझे ना। तो मिर्जा जाके जो मिलने गए शिवाजी, तो दोनों में एक ऐसा एक बड़ी हिस्टोरिक भेंट हुई। और मिर्जा राजे जयसिंह जो कछवाओं के समझो ना एक समय मुखिया थे पूरे देश के अंदर, जितने भी कछवा राजपूत थे उनको एक बड़ी अच्छी शिवाजी की बातें लगी। शिवाजी ने धर्म की बातें की उनसे, शिवाजी ने उनके साथ इतिहास की बातें की, और शिवाजी का जो नॉलेज था उससे बड़े प्रभावित हुए। और फिर उन्होंने शिवाजी को कन्विंस किया कुछ दिनों के बाद कि आप आगरा जाइए। जब शिवाजी आगरा गए तो आगरा में जब वो दीवाने खास में उनको पेश किया गया तो उनको जो ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। शायद उनको मिर्जा राजे जयसिंह ने ये कहा था कि आपको शायद दक्षिण का सूबेदार बना के भेज दिया जाए, पर वो ट्रीटमेंट उनको नहीं मिली। और औरंगजेब के पास जब वो गए और उन्हें नजराना रखा तो औरंगजेब ने एक शब्द नहीं बोला। और बाद में औरंगजेब ने उस दिन औरंगजेब का जन्म दिवस था, तो सबको खिल्लत पेश की जा रही थी। खिल्लत मतलब सरोपा टाइप का तलवार और ड्रेस, तो वो भी उनको नहीं मिला। तो वहां उन्होंने राम सिंह को बुलाया। राम सिंह पीछे खड़े थे उनके कि राम सिंह ये गलत बात है। और क्योंकि दीवानी खास आपने देखा होगा, दीवानी खास आगरा का, कि आप एक आदमी बोलता है तो उसमें इको होती है, इको होती। तो औरंगजेब ने राम सिंह मतलब मिर्जा राजे जय सिंह के कुंवर, जो उनके नुमाइंदे थे आगरा में, वो केयर टेकर थे शिवाजी महाराज के। तो उनको बुलाया गया और पूछा औरंगजेब ने कि भाई ये क्यों इतने धुआं फुआ हो रहे हैं शिवाजी। उन्होंने कहा कि थोड़ी मई का महीना था, मई 12 की जो डेट थी, मई 12 को तो काफी गर्मी होती है आगरा में। मई 12 1666। तो उनका गर्मी और फिर औरंगजेब पूछा और तो थोड़ी सी नाराजगी। तो औरंगजेब ने कहा कि दोनों तरह की गर्मी है। हाँ, दोनों तरह की गर्मी थी, बाहर की गर्मी भी थी, अंदर की गर्मी भी थी। अंदर की गर्मी भी थी। तो औरंगजेब ने कहा कि उनको खिल्लत दे दो, खिल्लत उनको पेश कर दो आप। तो वो गए दौड़ के, उन्होंने कहा शिवाजी को कि आपको बुला रहे हैं जहांपना, आपको खिल्लत देंगे। शिवाजी ने कहा अब मैं जहांपना के सामने नहीं जाऊंगा, अब मेरा आपको चाहे तो मेरा सिर काट डालो आप, लेकिन मेरे जैसे आदमी के आपने इंसल्ट किए, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा करके वो बाहर चले गए। और बाद में खूब प्रयत्न किया, राम सिंह ने उनका हाथ पकड़ा था, हाथ उन्होंने झटक लिया। तो फिर औरंगजेब ने नजाकत समझते हुए, परिस्थिति डेलिकेसी समझते हुए राम सिंह को कहा कि राम सिंह आप इनको ले जाइए। तो राम सिंह को लेके वापस जहां उनका ठहरने का व्यवस्था थी वहां लेके आ गए उनको। और राम सिंह ने उनको पूरा दिन समझाया। उन्होंने कहा मैं अब शिवाजी, मैं अब जहांपना के सामने नहीं जाऊंगा। तो उसके बाद में जो असर हुई, जो राजपूत समाज था वहां पे आगरा के अंदर, क्योंकि हर एक राजा का नुमाइंदा वहां पे था, आगरा तो कैपिटल था, है ना, वहां पे दूसरे समाज के लोग थे, उनको लगा कि ये वीर पुरुष है। और उसके बाद में जो राजपूत सरदार थे, कछवा सरदार थे मिर्जा राजे जयसिंह के, उनका और शिवाजी का बहुत घरोपा हो गया। और उन्होंने जो लेटर लिखे शिवाजी के बारे में एक दूसरे से, वो भी बड़े, और जदुनाथ सरकार ने 1939 में ये लेटर आमेर के किले में पड़े हुए थे, और आमेर के किले से उन्हें ढूंढ निकाले। ऐसे बड़े के बड़े वो बने हुए थे बक्से, उसके अंदर ये लेटर थे। उसके अंदर शिवाजी के स्केचेस हैं, पेंसिल से किए हुए स्केचेस हैं उसके अंदर। और लेटर में इतना उनका जो डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि एक तेज सिंह कछवा करके एक सरदार था, वो तेज सिंह कछवा शिवाजी के बारे में लिखते हैं कि शिवाजी में जो हमने सुना था शिवाजी के बारे में, उनकी वीरता के बारे में, उनके स्किल के बारे में, उनका जो एक तेज दिमाग है उसके बारे में, वैसा ही हमको लगा। ये आदमी तेज है, लेकिन ये आदमी जो धर्मपरायण लोग हैं उनका दोस्त थे। सही बात, बहुत सही। जो लोग कैरेक्टर वाले लोग हैं, वर्च्यू वाले, उनका दोस्त, ही इज ए फ्रेंड, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, ही इज ए फ्रेंड ऑफ मैन ऑफ वर्च्यू एंड रिलीजन। ऐसा राजपूत सरदार उनके बारे में लिखा है। बहुत अच्छी बात। अब हम नेक्स्ट पे आएंगे कि और उनको वो जो भागे वहां से, हाँ, उसके अंदर भी इन्होंने मदद की थी, वरना वो भाग नहीं सकते थे। हाँ, नहीं, ये तो उस वीर पुरुष की पहचान थी, तो आसपास के लोगों को भविष्य दिखता था कि सच्चाई का साथ देना है, इसलिए वो उन्होंने उनका साथ भी दिया और आगरा से उनको निकलवा दिया।
अभी जो कछुआ सरदारों का तो बहुत बड़ा हाथ था उनको भगाने में। हाँ, दूसरा जो मेरा था, जो मूल विषय है कि शिवाजी महाराज ने छोटी सी उम्र में काम शुरू किया और उम्र के अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते वो उस स्टेज तक पहुंच गए जो जहां उन्हें राजा कहा जाए या सम्राट कहा जाए। तो मैं सोचता हूँ उस मूल विषय पे हमें आना चाहिए और उस पर वो जो फैक्ट्स हैं जो आप इतिहास के अलग अलग मूल स्रोतों से ढूंढ कर लाए हैं, मुझे लगता है कि वो दुनिया के सामने रखे जाने चाहिए। हाँ, देखिए 5 ऐसे बिंदु होते हैं जो कि एक शासक वो सम्राट था या राजा था। सबसे बड़ा पहला बिंदु है क्षेत्रफल। हाँ, अगर क्षेत्रफल कम है राजा का तो हम उसको सम्राट नहीं कह सकते, वो कितना भी बड़ा राजा हो, क्षेत्रफल बड़ा होना चाहिए, एक। दूसरा है उसने जो बोया वो कितना उगके निकला, उसने जो बोया वो कितना उगके निकला। तीसरा उसका युद्ध कौशल। चौथा उसका इतिहास में स्थान। और पांचवा उसकी प्रजा वत्सलता और संस्कृति के बारे में उसका चिंतन और योगदान। ये 5 ऐसी चीजें हैं जो तय करती हैं कि हमारे बीच में एक शासक जो नहीं रहा वो सम्राट था या राजा। अब शिवाजी का प्रॉब्लम क्या होता है कि शिवाजी के क्षेत्रफल पे क्योंकि नजर ही नहीं जाती है। लोग शिवाजी का जो उनका जो राज्याभिषेक हुआ वो 1674 में हुआ, तो लोग इतिहासकार क्या करते हैं 1674 में हिस्ट्री लोग देते हैं। असल में उनका क्षेत्रफल 1674 से लेके 1674 से लेके 1680 तक 6 साल में खूब बढ़ा और ये सम्राट कहने लायक वो हो गए। उसका कारण ये 6 साल है, समझा। अब देखिए शिवाजी का जब स्वर्गवास हुआ उस टाइम पे शिवाजी के राज्य की जो लंबाई थी, लंबाई उत्तर से दक्षिण, वो 1600 किलोमीटर की थी। और दिल्ली से गजनी की लंबाई कितनी है? किसकी? दिल्ली से गजनी की लंबाई कितनी है? दिल्ली से गजनी की लंबाई 1250 किलोमीटर। दिल्ली से काबुल है 1300 किलोमीटर और गूर जहां से शहाबुद्दीन घोरी आया था, हाँ, उसकी लंबाई 1525 किलोमीटर है। और शिवाजी के साम्राज्य की लंबाई थी 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। उसका आरंभ होता था वलसाड़ से। वलसाड़ प्रांत जो दक्षिण गुजरात में पश्चिमी तट पे है। उसका अंत होता था जिंजी नाम की जगह है, चेन्नई से आगे 160 किलोमीटर से उससे भी आगे 40 किलोमीटर। तो टोटल लंबाई जो है ये जो आज की तारीख में ये 5 प्रांत में आता है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मेरे ख्याल से आंध्र प्रदेश या तेलंगाना दोनों, और तमिलनाडु। ये हाँ, उसकी चौड़ाई कम थी लेकिन लंबाई उसकी इतनी लंबी थी, समझा। तो इससे आपको अंदाजा आता है कि शिवाजी का एक तो क्षेत्रफल को मापने में लोग फेल हो जाते हैं कि क्षेत्रफल क्या है। सम्राट कहने के लिए सब में बड़ी आवश्यकता है कि क्षेत्रफल कितना बड़ा था। अब अपन आते हैं कृष्णदेवराय का नाम सुना है आपने? हाँ, मैंने सुना। विजयनगर साम्राज्य के सम्राट हो गए कृष्णदेवराय। शिवाजी से 100 साल पहले कृष्णदेवराय, है ना। कृष्णदेवराय को हर एक इतिहास की किताब में सम्राट कहा गया है और विजयनगर साम्राज्य को साम्राज्य कहा गया है, ठीक है। कृष्णदेवराय का बहुत बड़ा योगदान था। मेरा थोड़ा भी प्रयास नहीं कि उनका योगदान हम कम करें लोगों की नजरों में, लेकिन उनका दाखला इसलिए देना पड़ता है मुझे कि मुझे ये साबित करना है कि अगर कृष्णदेवराय सम्राट थे तो शिवाजी सम्राट थे ही। अब कृष्णदेवराय का जो एरिया था, लंबाई उसकी, चौड़ाई ज्यादा थी उसकी लंबाई 700 किलोमीटर की थी। कृष्णदेवराय जब सम्राट थे उस टाइम पे विजयनगर साम्राज्य की लंबाई 700 से 800 किलोमीटर की ज्यादा से ज्यादा। शिवाजी को सिर्फ डबल से ज्यादा थी। बहुत बढ़िया। आप समझे। और दूसरा जो शिवाजी ने बोया क्या उगके निकला, उसकी अगर बात करें तो कोई अंत ही नहीं है उसका। शिवाजी के स्वर्गवास के बाद सिर्फ 40 सालों में मराठा सेनाएं पहुंच गई दिल्ली। मैं आज ही कहीं पढ़ रहा था कि दिल्ली की जो मुगल सल्तनत थी वो भी मराठों के ऊपर ही बेस्ड थी। हाँ जी। और 25 साल के अंदर मराठा ही आगे करता हो गए, समझो 1745 तक। और 1758 में, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, मराठों ने पेशावर जीत लिया। पेशावर की जो लंबाई है पूना से वो 2300 किलोमीटर है। मतलब तेहरान जो है ईरान का कैपिटल, ईरान की राजधानी, उसकी और
दिल्ली की लंबाई उससे थोड़ी कम, और समरकंद जहां से बाबर आया था दिल्ली की जो लंबाई समरकंद दिल्ली की उससे कई ज्यादा लंबाई शिवाजी की थी। अरे ये लंबाई थी जो पूना और पेशावर की जो लंबाई। हाँ जी। तो ये जो आप फरमा रहे ना इतिहास के जो फैक्ट्स, बहुत कम लोगों को ऐसा पता होगा कि पेशावर में ऐसा हुआ होगा, या बहुत कम लोगों ने ऐसा विचार किया होगा, क्योंकि जो ही शिवाजी या उनके मराठा साम्राज्य की बात होती है तो एक ही विचार आता है लोगों को कि महाराष्ट्र में ही हुए होंगे। उन्हें ये नहीं पता कि वो साम्राज्य कहां तक फैला है। इसका कारण ये है कि महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है उससे शिवाजी को लोकलाइज कर दिया है। हाँ। शिवाजी एक वोट लेने का साधन बन चुका है वहां पे। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में वोट लेने का साधन है हर एक पार्टी के लिए करीब करीब। शिवाजी का नाम आप रखो और वोट लो, समझा। इसके लिए क्या हो गया कि शिवाजी का जो राष्ट्रीय फलक पे जो इमेज होनी चाहिए थी वो नहीं बन पाई। महाराष्ट्र के लोगों ने इसको एक तरीके से अरेस्ट कर लिया, समझा। ये बहुत ही विडंबना है ये, बहुत बड़ी विडंबना है। ये बहुत सही बात इसलिए है क्योंकि जब कोई एक समाज या एक कम्युनिटी या जब कोई एक छोटा सा ग्रुप किसी महान पुरुष पे बहुत ज्यादा अपनापन झलकाता है, उन पे अधिकार करता है, तो धीरे धीरे वो उनकी सर्व स्वीकार्यता में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। नहीं, उसमें क्या है, कुछ लोग तो बड़ी ईमानदारी से उनको करते हैं, उनका जतन करते हैं, लेकिन वहां पे एक बड़ा वर्ग है जो पॉलिटिक्स खेलता है उनके नाम पे। उससे बड़ा शिवाजी की इमेज वो मेन कारण कि डेवलप नहीं हो पाई। तो जो आज आपने फरमाया है कि ज्योग्राफिकली जो आज आपने फैक्ट रखे, शायद वो आज हिस्टोरिकली, डिजिटली या रिटर्न में बहुत कम लोगों को पता है। बिल्कुल। कि इस फैक्ट के बेस पे हम कह सकते हैं कि शिवाजी महाराज राजा नहीं थे, वो एक सम्राट थे। इस एक फैक्ट के अलावा एक दो प्रमाण और रखना मैं चाहूंगा आपके सामने। देखिए, औरंगजेब का जो विल था, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई औरंगाबाद में, ठीक है, औरंगाबाद के पास, जहां उसकी आज भी उसकी मकबरा बना हुआ, मकबरा उसकी, सॉरी, उसका एक मकबरा है वहां पे। तो औरंगजेब ने अपने विल में लिखा हुआ है कि एक साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग सिस्टम, मतलब जासूसी तंत्र। मेरा ये ठीक नहीं था, इसके लिए शिवाजी भाग निकला, और आज 40 साल तक मुझे शिवाजी के सामने मशक्कत करनी पड़ रही है। सही बात। और बहुत कम लोग जानते हैं कि शिवाजी के स्वर्गवास के बाद औरंगजेब 1683 में 1683 में आगरा से निकला, यह तय करके कि 6-7 साल में मैं मराठों को निपटा के वापस आ जाऊंगा, और 23 साल तक मैं लड़ता रहा। एक बार भी आगरा वापस नहीं आया वो 23 सालों में। पूरा मुगल साम्राज्य उसने महाराष्ट्र से चलाया। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। हाँ, बहुत कम लोग कि जो मुगल साम्राज्य की ताबूत में जो कीलें थी लास्ट की, वो उन्होंने 23 साल जो औरंगजेब ने पीछे महाराष्ट्र में बिताए, वो उसका एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि वहां उनको कांस्टेंट रेजिस्टेंस झेलना पड़ा मराठों से, शिवाजी महाराज और उनके आसपास के लोगों से। शिवाजी का महाराज योगदान में बता रहा था, योगदान ये है कि उन्होंने ऐसे ऐसे लड़वैये पैदा किए, ऐसे वैसे सेनापति पैदा किए कि औरंगजेब उनके सामने जीत ही नहीं पाया। संताजी घोरपड़े नाम का एक सेनापति हमारे हो गए हैं महाराष्ट्र के अंदर, संताजी घोरपड़े, धनाजी जाधव, इन दोनों के नाम का इतना टेरर था कि जब मुगल घोड़े नदी में पानी पीने जाते थे और समझो पानी नहीं पीते थे, तो मुगल जो सैनिक होते थे उनको ये घोड़ों को ये कहते थे कि तुमने क्या संताजी और धनाजी का मुंह देख लिया अंदर पानी में कि पानी नहीं पी रहे हो। ऐसी दहशत पैदा कर दी थी। खौफ समय बड़े इंसिडेंट हुआ था 1691 में, शिवाजी के देहांत के बाद करीबन 11 साल के बाद कोरेगांव में औरंगजेब का पूरा मजमा था, पूरा टेंटेड पूरी सिटी थी, एक बहुत बड़ा टेंट था जिसमें दरबार हॉल था, उसके रहने के कमरे थे, सब टेंट से बने हुए थे, समझे, टेंट वाले मटेरियल से। तो संताजी घोरपड़े और उनके बहन का लड़का विठोजी चौहान, इन दोनों ने तय किया कि आज रात को हम जाएंगे, बरसात का सीजन था और उसके छापामार युद्ध के मास्टर थे ये लोग, उसके
दूरियां काट देंगे, पूरा टेंट नीचे आ जाएगा और ये सब दफन हो जाएंगे उसमें। ये पहुंच गए, उन्हें रस्सियां काट दी, टेंट नीचे आ गया, ऊपर का जो कलश था सोने का उठा के ही लोग भाग गए वहां से लेके। बाद में मालूम पड़ा कि उस दिन रात को औरंगजेब जो है वो अपनी बेटी के टेंट में गया था बात करने, ऐसे गुफ्तगू करने, वो बरसात स्टार्ट होगी तो वहीं सो गया, वापस नहीं आया। इसलिए औरंगजेब बच गया, लेकिन कई लोग मर गए उसके अंदर। इस इंसिडेंट के बाद में उनको लगा कि ये तो कहीं भी घुस सकते हैं, और फिर उनमें भय पैदा हो गया, औरंगजेब के अंदर भी भय पैदा हो गया। तो जो छापामार प्रणाली दूसरी है, एक दो बातें हैं जो रखना मैं चाहूंगा। हाँ, शिवाजी ने अपने आखिरी 10 साल में क्या हालत कर दी थी औरंगजेब की। देखिए, एक बात और समझनी पड़ेगी कि शिवाजी को छापामार युद्ध का प्रणेता कहा जाता है, लेकिन शिवाजी के आखिरी 10 साल के जो युद्ध थे वो छापामार युद्ध नहीं थे, वो आर पार की लड़ाइयां थी। छापामार युद्ध का उपयोग उन्होंने जब तक किया जब तक उनके पास शक्ति कम थी। जब शक्ति उनकी पर्याप्त हो गई, जैसे कि एक किला है, मैं आपको बताता हूँ, नासिक के पास सलीर का किला। ये किला राठौड़ों के पास था 15वीं सदी में, राठौड़ों के पास था किला। और हमारे समाज में जो राठौड़ शामिल हो गए उनको बागल कहा जाता है। बागल, जो बागल है महाराष्ट्र के अंदर, कुछ सरदार भी है, जागीरदार भी है, वो बागल मतलब राठौड़। अच्छा। और उनका समय बड़ा राजा था यहाँ पे सलीर के किले पे, 15वीं सदी की बात है, बहुत पहले की बात है ये। तो ये इस पे शिवाजी की सेना ने धावा बोला, 1672 की बात है, बुरी तरह से हराया, 10,000 सैनिक काम आ गए, 30 सेनापति उसमें धाराशायी हो गए मुगलों के, और 22 सेनापति बंदी बनाए गए। जब ये खबर औरंगजेब के पास पहुंची आगरा 1 महीने के बाद खबरी द्वारा, औरंगजेब बताते 3 दिन नहीं सो पाया था। उसको विश्वास ही नहीं होता था कि जिस व्यक्ति को मैंने पहाड़ी चूहा कहा था उसकी ऐसी हिम्मत कि मुझे ऐसी आर पार की लड़ाई में हरा दे। दूसरा, शिवाजी ने औरंगजेब को एक मौकरी का साधन वो बना दिया था, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ मौकरी। मतलब लोग औरंगजेब की खिल्ली उड़ाते थे। जैसे कि इसी दशक के अंदर 1670 से लेकर 1680 तक, इसी दशक में एक दो किस्से आपको मैं बताऊंगा। ईरान का जो बादशाह था उसका नाम था शाह अब्बास, वो था शिया और औरंगजेब थे सुन्नी। तो दोनों की एक वो थी, राइवलरी थी दोनों की। तो उसने एक लेटर लिखा है इस दशक के अंदर औरंगजेब को कि बादशाह औरंगजेब, तुम अपने आप को हिंदुस्तान जैसे महान देश का बादशाह कहते हो और तुम शिवाजी को हरा नहीं सकते। राज्य कैसे करना, लड़ाई कैसे लड़नी सिखाने के लिए मैं आ रहा हूं आगरा, ऐसा टॉन्ट करता हुआ लेटर लिखा था। फिर एक बार औरंगजेब अपने सेनापतियों के साथ बैठा था मीटिंग के अंदर आगरा में, और खबरी आया महाराष्ट्र से कि भी गए महीने में शिवाजी ने इतने सारे किले जीत लिए। तो औरंगजेब व्याकुल हो गया। उसने अपने सेनापतियों को पूछा कि अब किसको भेजा जाए शिवाजी के सामने। तो महाबत खान नाम का एक सेनापति था जिसकी उम्र ज्यादा थी और कभी कभी औरंगजेब के साथ में मजाक भी कर लिया करता था। उसने टॉन्ट मारा औरंगजेब को कि जहां पर ना कोई सेनापति को भेजने की आवश्यकता नहीं है, अपने जो आगरा के काजी हैं अब्दुल वहाब, उनको कहिए कुरान की 2 आयतें बोलेंगे और शिवाजी का ध्वंस हो जाएगा। कारण ये था कि क्योंकि कट्टरवादी था औरंगजेब, वो अब्दुल वहाब को बहुत ज्यादा महत्व देता था, वो अधिकारी और सेनापति को पसंद नहीं था। तो महाबत खान ने टॉन्ट मारा औरंगजेब को। अब ये जो अमेजिंग फैक्ट्स हैं हिस्ट्री के, जिनसे हमें ऐसा लगता है कि लोगों ने फतांसियां नहीं गढ़ी है, जिनसे ऐसा लगता है कि वो चीजें रूबरू जिंदगी में, आम जिंदगी में कैसे रही होगी। औरंगजेब का खुद का जीवन, जो उसका लास्ट के 25 साल, जो औरंगजेब के लास्ट के जो 25 साल थे, वो उस कंसिस्टेंट बैटल में ही चले गए और एक तरह से मुगल साम्राज्य के समाप्त हो गया। ये उसके फैक्ट्स हैं। इससे ऐसा लगता है कि इन बातों से, आपकी बातों से और आपके फैक्ट से ऐसा लगता है कि शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में एक ऐसा पौधा रोपा जो बाद में वट वृक्ष बना। और आपका सेंटेंस बहुत सही है कि बोया क्या और उगा क्या। तो उगना, मतलब जो उगा वो तो साम्राज्य बहुत बड़ा था, वो शायद मुगल साम्राज्य से भी बड़ा साम्राज्य था जो उगा, और जिसने भारत के इतिहास को एक अलग पन्ने पे और अलग तरीके से लिख दिया। देखिए हरेंद्र सिंह जी, क्या हमारी मानसिकता थी उसका एक दाखला दूंगा मेरे आपको आनंद आएगा। बहुत कम लोगों को मालूम है ये। 1750 में मल्लाराव होलकर, जयप्पा सिंधिया और दत्ता जी, बहुत बड़ा शूरवीर दत्ता जी, ये तीनों जने
गंगा और जमुना के बीच में यूपी में थे, दोआबा में। इन्होंने वहां पे काफी एरिया जीत लिया था और इन्होंने एक लेटर लिखा पेशवा बालाजी बाजीराव को कि हमने इतना एरिया जीत लिया है, आपको जान के खुशी होगी। तो बालाजी बाजीराव ने उनको उत्तर दिया कि अच्छी बात है, लेकिन काशी विश्वनाथ के जीर्णोद्धार का क्या किया आपने? काशी विश्वनाथ जो औरंगजेब ने तोड़ के जहां मस्जिद बनाई थी, उसका क्या किया आपने? मुझे जानना है इसके बारे में, क्या किया आपने? तो इन तीनों को लगा कि कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो इन्होंने काशी के पंडितों को एक लेटर भेजा कि हम कुछ ही दिनों में आ रहे हैं, वहां से 200-300 किलोमीटर दूर होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, तो हम कुछ ही दिनों में आ रहे हैं वाराणसी, और हम मस्जिद को तोड़ के फिर से मंदिर को प्रस्तावित करें। तो वहां के पंडित डर गए। हमारी क्या मानसिकता हो गई थी समझो आप। पंडितों ने अपना मैसेंजर भेजा इन तीनों सेनापतियों को कि भाई आप मत आइए, आप चले जाओगे, बाद में तो मुसलमान हमारी हालत खराब कर देंगे। सही बात है। ये भी इतिहास में ऐसी चीजें हैं जो लोगों को शायद पता नहीं है कि हर देव स्थान की हर जगहों के पीछे की कैसी हिस्ट्री रही है, कैसे उनके पीछे संघर्ष हुए हैं और किस तरह से लोगों ने उनके लिए अपने बलिदान और त्याग दिए। लेकिन जहां पर भी आप जाएंगे, शिवाजी महाराज ने जो बोया और जो उगा, उसके चिन्ह आप कहीं ना कहीं हमेशा पाएंगे। यदि आप सोमनाथ जाएंगे तो भी आपको अहिल्याबाई होलकर का बनाया हुआ मंदिर मिलेगा आपको। यदि आप मंदिर भी उन्होंने बनाया है। हाँ, काशी विश्वनाथ मंदिर भी उनका ही बनाया हुआ है। हाँ, अहिल्याबाई होलकर का ही है। हाँ, उन्हीं का है। तो ये एक इतिहास का विलक्षण पन्ना है जिसको आज हमने जानने की कोशिश की। ये ऐसे पन्ने हैं जिन ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी किताब है जिसको आप शुरू कर दो तो आपको लगता है कि आप जिंदगी की सारी चीजें छोड़ के उन पन्नों में ही आप अपनी जिंदगी बिता दें। बिल्कुल। आज का ये जो कार्यक्रम है वो इतिहास के पन्नों का एक पन्ना है और हम इन पन्नों को और पलटते रहेंगे। नए नए ऐसे विषय जो हमारे राष्ट्रवाद की भावना को, जो हमारे सुप्त सोए हुए उन विचारों को जो हम सब में जोश भर दे, उन वैसे विषयों को हम लेकर आएंगे। और माहूरकर साहब जिनके बारे में दुनिया जानती है, उनके ज्ञान हम सब तक पहुंचे, ये हम सब की कोशिश रहेंगी। जो भी इंडियन डायस्पोरा बाहर है या फिर जो इंडियंस इंडिया में रह रहे हैं, वो इस ज्ञान से लाभान्वित हो, ऐसी हमारी कोशिश है। राजस्थान एसोसिएशन यूके इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी है। आज आपसे हम विदा लेंगे कि आज आपने अपना बहुत बड़ा समय दिया और हम सबको इस विषय से रूबरू करवाया। तो मैं आपका बहुत बहुत